हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिश फ्रेम। आज हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो आज हम स्टडी करेंगे फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड मीन्स द वर्ल्ड विच वी सी फिजिकली थ्रू अवर आइज, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, इसमें हम करेंगे स्टडी फिजिक्स से रिलेटेड। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के क्या ब्रांचेस हैं, फिजिक्स के क्या प्रिंसिपल्स हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि फिजिक्स साइंस की ही ब्रांच है तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि साइंस क्या है, साइंस की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए साइंस जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है। लैटिन वर्ड साइंटिया यहां से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज यानी कि जो भी आप नॉलेज ले रहे हैं क्या वो सब साइंस है? नहीं। नॉलेज देखिए जो आपने ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर ली है, आप जब उसको ऑर्गेनाइज करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से तो फिर वो उसके बाद साइंस की कैटेगरी में जाएगा। हर तरह से ली गई नॉलेज को हम साइंस की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। तो कौन सी नॉलेज? द नॉलेज ए पर्सन गेन्स बाय हिज ऑब्जर्वेशन और बाय एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। एंड देन हम उसके बाद जब हम इस नॉलेज को जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, देन इट इज कॉल्ड साइंस, ठीक है। एंड देन वी ऑर्गेनाइज इट सिस्टमेटिकली, ठीक है। सो ए पर्सन गेन्स नॉलेज बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स एंड देन वी ऑर्गेनाइज इट सिस्टमेटिकली, देन इट कम्स अंडर द साइंस। उसके बाद जो है ये नॉलेज जो है वो किस कैटेगरी में आएगी? साइंस की कैटेगरी में आएगी। अब बात करते हैं कि साइंस की ब्रांचेस कितनी है। वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन मेनली हम दो ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली है फिजिकल साइंस। पहली क्या है? फिजिकल साइंस। और जो दूसरी ब्रांच है वो है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस। यहां पर देखिए फिजिकल साइंस है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डील करता है, ठीक है। इट डील्स विद नॉन लिविंग थिंग्स। इट डील्स विद नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। इसकी फर्दर ब्रांचेज आती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको मैं। जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं केमिकल कंपाउंड्स के बारे में, है ना। मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, अल्कली मेटल्स हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारे क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जिनके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं अंडर द केमिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद में फिजिक्स ले लीजिए। फिजिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल साइंस, यानी कि फिजिकल साइंस की ही ब्रांच क्या है? फिजिक्स है, ठीक है। क्या है? फिजिक्स है। तो फिजिक्स में हम नेचर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे हम। इसके बाद ले लीजिए जियोग्राफी, ठीक है, एटसेट्रा। यहां पर हम सब चीजें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे फिजिकल साइंस में, जबकि बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में मेनली आ जाता है एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, इन सब चीज़ों के बारे में। इसके क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे बायोलॉजी है, ठीक है, बायोलॉजी है, एनिमल प्लांट्स के बारे में जानते हैं हम इसमें। जूलॉजी है, ह्यूमंस के बारे में डिस्कस करते हैं, ये एग्जांपल है। और ले लीजिए एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी
एंथ्रोपोलॉजी इज आल्सो ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि जो ह्यूमन का जो ओरिजिन है वो कहाँ से आया है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। तो एटसेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। तो साइंस क्या है? साइंस इज ए लैटिन वर्ड विच इज साइंटिया, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस, और जिसका मतलब होता है नॉलेज। हर टाइप की नॉलेज नहीं, वही नॉलेज जो आपने गेन करी है ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, और फिर उसके बाद आपने ऑर्गेनाइज किया है उसको सिस्टमेटिक तरीके से, वही साइंस की कैटेगरी में आएगा। साइंस की दो ब्रांचेज हैं, वैसे और भी हैं, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस मेन है। फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डील करते हैं, जैसे केमिस्ट्री, केमिकल कंपाउंड्स के बारे में, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, फिजिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया। बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। इसमें बायोलॉजी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब इसके क्या हैं? एक एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की डेफिनेशन, यानी कि फिजिक्स क्या है। सो फिजिक्स, देखिए फिजिक्स वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड यहां से इसका ओरिजिनेट है, और ग्रीक वर्ड है फ्यूजिस। क्या है? फ्यूजिस। फ्यूजिस का जो मीनिंग होता है वो होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। यानी कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द नेचर। और नेचर में क्या होते हैं? नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं, है ना। तो नेचुरल फिनोमिनाज को भी जब हम डिस्कस करेंगे तो किस में स्टडी करेंगे? फिजिक्स में, नेचुरल फिनोमिनाज, ठीक है। जैसे एप्पल का ट्री से नीचे गिरना, इसी तरीके से सन के चारों तरफ अर्थ का चक्कर लगाना हो गया, रिवोल्यूशन हो गया, अर्थ की ग्रेविटेशन हो गई, इसी तरीके से थंडरिंग स्टॉर्म हो गया। ये सब चीज़ें नेचुरल फिनोमिनाज हैं। जब हम इनको स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर, रिसर्च के थ्रू, तो हमारे पास क्या आता है? फिजिक्स में हम स्टडी करेंगे इस चीज़ को। सो फिजिक्स क्या है? ए ब्रांच ऑफ साइंस, ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनाज। नेचुरल फिनोमिनाज, एक और डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं। देखिए यहां से नेचर के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? नेचर के अंदर दो चीजें प्रेजेंट हैं। आप तुमने चारों तरफ देखेंगे तो दो ही चीजें प्रेजेंट हैं। पहला है मैटर, ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैविंग द वॉल्यूम इज मैटर, ठीक है। यानी जिस बॉडी में मास है वो सारी क्या है? मैटर है। और एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस, वो सब क्या है? मैटर है। दूसरा है एनर्जी, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग सम वर्क, यानी कि कार्य करने की कितनी क्षमता है, ये क्या है? एनर्जी कहलाती है। तो मैटर और एनर्जी नेचर में ही प्रेजेंट है। तो अगर हम मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे तो वो भी फिजिक्स के अंडर ही आएगा। और ध्यान रखेंगे कि मैटर और एनर्जी आपस में रिलेटेड हैं। मैटर मतलब मास, यानी कि स्मॉल एम से हम मान लीजिए इसको डिनोट कर देते हैं, एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों में भी रिलेशन होता है। इट इज गिवन बाय द आइंस्टीन एंड इट इज ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये कह रहा है कि एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो सकता है, और मास जो है यानी कि मैटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप इस डेफिनेशन को ऐसे भी देख सकते हैं कि फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, ठीक है। क्या उन दोनों के बीच में रिलेशन है, उसके बारे में फिजिक्स जो है डील करता है। आइए अब जानते हैं कि फिजिक्स की ब्रांचेस कितनी हैं। देखिए जो ब्रांचेस हैं फिजिक्स की मेनली दो टाइप्स में डिवाइड होती हैं। पहली है क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरी है मॉडर्न फिजिक्स। दूसरी क्या है? मॉडर्न फिजिक्स। तो मेनली जो है फिजिक्स की दो ब्रांचेस हैं, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ये फर्दर सब डिवाइड होती है अनदर ब्रांचेस में, अभी उसको डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हमें डिफरेंस समझना होगा कि क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में डिफरेंस क्या है। तो देखिए मेन अपने पास दो ही फर्क आते हैं इन दोनों में।
क्लासिकल फिजिक्स जो है ये 20th सेंचुरी से पहले जो भी साइंटिस्ट ने थ्योरी दी हैं उनके बारे में डील करती है, ठीक है। सो दिस डील्स विद थ्योरीज डेवलप्ड बिफोर 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी मतलब 1900, ठीक है। एंड दिस इज डेवलप्ड आफ्टर 1900। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये है कि क्लासिकल फिजिक्स जो है इसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं जिनका साइज जो है वो किस में आता है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन में, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन। क्लासिकल फिजिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में डील करते हैं जिनका साइज जो है वो क्या है, लार्ज है। लार्ज का मतलब यहां ऐसा है कि जिनको हम नेक्ड आईज यानी नंगी आंखों से देख सकें, ठीक है। वो सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मैक्रोस्कोपिक डोमेन में आ जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे एक बॉल है, ठीक है, अर्थ है, एटसेट्रा, ये सब चीजें आप नंगी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। दे कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज एंड हेंस दे आर इन द मैक्रोस्कोपिक डोमेन। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किस में लाई करते हैं, किस डोमेन में, माइक्रोस्कोपिक डोमेन में। माइक्रोस्कोपिक, अब नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इन ऑब्जेक्ट्स को अगर आपने देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप्स का यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स का एग्जांपल दीजिए मुझे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको आप माइक्रोस्कोप से देखे बिना आप उनको नहीं देख सकते हैं, स्टडी करने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल देते हैं जैसे एटम। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हमें स्टडी करना है तो हमें किसको स्टडी करना पड़ेगा, मॉडर्न फिजिक्स को। एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस की भी प्रॉपर्टीज देखनी है तो भी हमें क्या देखना पड़ेगा, मॉडर्न फिजिक्स। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी कि इनके बिहेवियर को भी स्टडी करना है कि किस टाइप की इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, किस टाइप का फोर्स लग रहा है इन सब के बीच में, तो फिर हमें क्या स्टडी करना पड़ेगा, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। अब एग्जांपल्स दिखाते हैं आपको कि क्लासिकल फिजिक्स के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, यानी कि इनके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस आ सकती हैं। तो एग्जांपल्स देते हैं आपको, जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स मतलब जो मोशन में है, ठीक है। एक होता है स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब है यानी कि कोई रेस्ट पर है, यानी कि उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ। यहां पर क्या हो रहा है, हीट जो है वो मोशन में है यानी फ्लो करने लग रही है। यानी कि जब हीट फ्लो करती है तो आपको पता है कि हीट एनर्जी होती है, ठीक है। तो हीट एनर्जी, हीट फ्लो, तो जिन भी सिस्टम्स में हीट का फ्लो होता है उसको हम किस में स्टडी करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। इस हीट एनर्जी को आप अनदर वेरियस एनर्जीज में भी जो है आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि एनर्जी जो है इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। उसको आप ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो सिंपली एक एनर्जी से दूसरी फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हीट एनर्जी जो है उसको आप दूसरी एनर्जीज में, जैसे मैकेनिकल एनर्जी हो गया, इस टाइप से आप डिफरेंट एनर्जीज में जो है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो सब चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं हम डिफरेंट सिस्टम्स के थ्रू। इसके बाद में ऑस्किलेशंस एंड वेव्स देख लीजिए, ऑस्किलेशंस एंड वेव्स। ऑस्किलेशंस यानी कि जो मोशन है टू एंड फ्रो जो होता है, यानी कि बैक एंड फोर्थ, ठीक है। जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम स्विंग करता है ना, पेंडुलम स्विंग करता है तो ऑस्किलेशंस में पढ़ते हैं हम, उसका मोशन को स्टडी करते हैं। वेव्स हो गई, स्टैंडिंग वेव्स, ट्रैवलिंग वेव्स, ये सब इसके टाइप्स हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, ऑस्किलेशंस एंड वेव्स में। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, कंबाइनली आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कह सकते हैं। इसमें हम डिस्कस करते हैं चार्जेस के बारे में। आपने करंट पढ़ा होगा, तो करंट जब फ्लो करता है तो वो किसकी वजह से फ्लो करता है, चार्जेस के फ्लो करने की वजह से, और वो चार्जेस मेनली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म। क्लासिकल फिजिक्स में क्लासिकल मैकेनिक्स, इसमें
मेनली न्यूटन की थ्योरी से सारा बेस्ड है। जैसे फोर्स कितना लगता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, मिनिमम क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, कितने से वो गिरे तो बाउंस होकर के इतनी स्पीड से आ जाए वो, मतलब डिफरेंट तरीके के पुली सिस्टम इसके अंदर पढ़ते हैं। आगे जाके हम इनको डिस्कस करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन की थ्योरी पर सारी की सारी बेस्ड है, ठीक है। तो ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं मॉडर्न फिजिक्स के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स यानी कि जिसमें हम एटम्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहला है एटॉमिक फिजिक्स। नाम ही बता रहा है कि एटम के स्ट्रक्चर को लेकर के है ना। एटॉमिक फिजिक्स एटम के बारे में है, यानी कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, हीलियम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी एनर्जी कितनी पोजेस करता है वो, ठीक है। डिफरेंट चीज़ें हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स इसका एग्जांपल हो सकता है ना, जो न्यूक्लियस के बारे में बताए। और न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर घूम रहे हैं न्यूक्लियस के, ठीक है, एटम के अंदर। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स है, ठीक है, कितना जो है उसका रेंज होगा, ये सब चीज़ें हम न्यूक्लियर फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्वांटम फिजिक्स आती है, क्वांटम फिजिक्स, इसको भी हम इसी के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स, इसको भी हम इसी के अंदर स्टडी करेंगे। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, और मेनली फिजिक्स की जो है दो ब्रांचेस हम स्टडी करके चलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। अब जानते हैं कि फिजिक्स की जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, वो अनदर ब्रांचेस जो होती हैं, जैसे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, इन सब के साथ फिजिक्स जो है ब्रांच किस तरीके से कनेक्ट है। सो नेक्स्ट हेडिंग इज कनेक्शन ऑफ physics with other branches, ठीक है। तो मेनली जैसे हम मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये पढ़ते हैं, तो उसी के आप ब्रांचेस से आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहला है मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स। आप अगर देखेंगे तो 11th क्लास की किसी भी बुक में आपको जो फर्स्ट चैप्टर दिया होगा वो मैथमेटिक्स के बारे में, यानी मैथमेटिकल टूल्स के बारे में दिया होगा, जिसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस हो गया, जिसमें लिमिट, फंक्शंस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये आपको गिवन होगा। तो वो फर्स्ट आपको क्यों दिया गया है, क्योंकि जब आप आगे प्रोसीड करेंगे तो फिजिक्स उसके बिना, यानी कि मैथमेटिक्स के बिना पॉसिबल नहीं होगी, यानी कि आपको कैलकुलेशंस करनी होंगी। तो कैलकुलेशंस के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स आपने स्टडी करना है, क्या स्टडी करना है, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स की ही ब्रांच है ना। और क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन्स की थ्योरी पर बेस्ड है, और न्यूटन्स की जो थ्योरी है ये कैलकुलस पर बेस्ड है। कैलकुलस में जैसे लिमिट हो गया है ना, जैसे लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, इसका मतलब ये हो गया कि जब x जो है कांस्टेंट वैल्यू a को अप्रोच कर रहा है, उस टाइम पे फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, इस तरीके से हो गया है ना। और हो गया आपका डिफरेंशिएशन, ये हमें बताता है कि चेंज कितना हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमें चेंज बताता है। जैसे मान लीजिए अपने पास एक y है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जो x पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, x पर निर्भर कर रहा है, डिपेंड करने लग रहा है। अब हमें देखना है कि इसके अंदर चेंज कितना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो या तो आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी ना, इसकी वैल्यू गिवन होगी, जैसे एक्स स्क्वायर गिवन होगा, एक्स क्यूब गिवन होगा, है ना, e टू द पावर x गिवन होगा, एक्सपोनेंशियल, बहुत सारी ऐसे फंक्शंस गिवन हो सकते हैं। जब भी आपको फंक्शंस गिवन हो और आपने क्या चेक करना हो कि कितना जो है उसको चेंज होने लग रहा है उसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप सिंपली क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। वहीं अगर आपको एक ग्राफ दे रखा है और मैंने आपसे पूछा कि इस पॉइंट पर बताइए कितना चेंज हुआ, इस पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाने में इस कर्व में जो y की जो वैल्यू है वो कितनी चेंज हुई, तो आप क्या बताएंगे, आप वहां पर टेंजेंट ड्रा करेंगे और उसका स्लोप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये क्या चीज है, ये चीज है dy बाय dx।
यानी कि y में कितना चेंज है डिवाइडेड बाय x में कितना चेंज है। तो ये सब चीजें आती हैं डिफरेंशिएशन में। तो आप देख रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन्स थ्योरी पर बेस्ड है और न्यूटन्स थ्योरी कैलकुलस पर बेस्ड है, यानी कि कैलकुलस में हम लिमिट्स, फंक्शंस और डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन का उल्टा आता है इंटीग्रेशन, ठीक है। ये सब चीजें हम स्टडी करेंगे। तो इनके बिना जो है फिजिक्स अधूरी है, इसके बिना फिजिक्स क्या है, अधूरी है। तो ये जो है फिजिक्स मैथमेटिक्स ब्रांच के साथ कनेक्ट है। सेकंड देखते हैं केमिस्ट्री। चलिए फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ कैसे रिलेट करती है। देखिए केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होती है ना। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब उन एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। जब फिजिक्स को हम स्टडी करेंगे तो डिफरेंट मशीन्स को भी आप स्टडी करेंगे। तो मशीन्स में कौन सा एलिमेंट हमें यूज करना होगा, ये सब चीजें कौन बताएगा, हमें केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगी उन एलिमेंट्स की। जैसे फॉर एग्जाम्पल बल्ब है ना, तो बल्ब में क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बल्ब से क्या फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जनरेट हो रही है। तो अब ये देखिए कि इसको हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर है ना, और इलेक्ट्रिसिटी बल्ब से जनरेट हो रही है, और बल्ब में हम यूज करते हैं टंगस्टन फिलामेंट। एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, टंगस्टन फिलामेंट ये यूज करते हैं हम। तो जब तक आप उसकी प्रॉपर्टीज नहीं पता होगी कि टंगस्टन जो है क्यों यूज कर रहे हैं इसके अंदर, तब तक आप जो है फिजिक्स को, इसके अंदर बल्ब जो है उसको कैसे इन्वेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स जो है वो केमिस्ट्री के साथ रिलेट है। टंगस्टन की प्रॉपर्टी होती है कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो हमने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को जाना, तभी तो हमने केमिस्ट्री को स्टडी किया, और फिर उसके बाद फिजिक्स को हमने एलिमेंट्स को उनको यूज किया, ठीक है, उनको अप्लाई किया। इसी तरीके से मान लीजिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये भी आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाएंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, एक्टिनियम हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये सीरीज आती है एक्चुअल में। तो कंप्लीटली जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हो गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सीरीज के अंदर आते हैं। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खासियत होती है कि ये अपने एटम्स को टाइम के साथ क्या करते रहते हैं, लूज करते हैं। और जैसे जैसे वो टाइम के साथ अपने एटम्स को लूज करते हैं, वैसे ही कुछ रेडिएशंस बाहर निकलती हैं। क्या निकलती हैं, रेडिएशंस। क्या निकलती हैं, रेडिएशंस। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में टाइम के साथ एटम्स का क्या होता है, डिक्रीज होते हैं वो, यानी कि लूज होते हैं, और उस टाइम पर रेडिएशंस बाहर निकलती हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप एटॉमिक बॉम्ब्स हो गए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो गए है ना, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो इसमें आपको पता है यूरेनियम का यूज होता है ना, यूरेनियम का यूज होता है। तो रेडियो एक्टिव सीरीज का ही तो है वो यूरेनियम। तो अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज को केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते, तो क्या हम यहां तक पहुंच पाते जो हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ भी कनेक्ट है। ऐसे ही जैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन हुआ, एक्सरे डिफ्रैक्शन है, एक्सरे डिफ्रैक्शन, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया कहीं पे और आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने आपको कहा कि आप एक्सरे करवाइए। अब एक्सरे के अंदर भी टंगस्टन फिलामेंट का यूज होता है, ठीक है। और टंगस्टन क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज आपने जाना केमिस्ट्री में पीरियोडिक एलिमेंट्स के बारे में, तभी आपने उनको फिजिक्स में क्या किया, अप्लाई किया है। थर्ड देखते हैं बायोलॉजी के साथ कैसे कनेक्ट है। थर्ड देखते हैं बायोलॉजी के साथ, ठीक है। अभी हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। रेडियो एक्टिव सीरीज में बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिनके एटम्स जो हैं वो टाइम के साथ क्या होते हैं, कम होते चले जाते हैं, और रेडिएशंस जो है वहां से बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई रेडियो एक्टिव सोर्स है और इधर से क्या हो रही है, बहुत सारे क्या हो रहे हैं, रेडिएशंस यहां से बाहर निकल रहे हैं, रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं। अब इन रेडिएशंस को हम कैंसर सेल्स जो होती हैं, क्या होती हैं, कैंसर सेल्स, इनको किल करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो है तो बायोलॉजी का ही एक पार्ट है ना, लेकिन फिजिक्स की एप्लीकेशन बायोलॉजी में है, ठीक है, और बायोलॉजी की फिजिक्स के अंदर है, ठीक है। तो कैंसर सेल्स जो है उसको किल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है उससे प्रोड्यूस जो हो रही है रेडिएशंस, उनको हम यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए सेल्स है, विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, है ना।
तो सेल्स जो है उसका साइज बहुत छोटा होता है, उसको अगर हमें स्टडी करना है, सेल्स के प्रॉपर्टीज़ को जानना है, सेल का कितना साइज है, ये सब चीज़ें जानना है, तो आप माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, है ना, माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, ठीक है। और माइक्रोस्कोप में लेंसेज लगे होता है ना, तो सब चीज़ें मतलब माइक्रोस्कोप का आप स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसके अंदर, तो फिजिक्स के अंदर आ जाता है ये, है ना। तो फिजिक्स से माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हुए आपने सेल्स जो है उसका स्ट्रक्चर मालूम किया, उसका साइज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब चीज़ें। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं यहाँ पर। इसी तरीके से जियोग्राफी है, मान लीजिए जियोग्राफी, तो जियोग्राफी हम किसको स्टडी करते हैं, अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में, अर्थ के बारे में। तो अर्थ जो है उसके बारे में स्टडी फिजिक्स में भी करते हैं। कैसे, देखिए क्या होता है, एक अफेक्ट आता है कोरियोलिस अफेक्ट। क्या आता है, कोरियोलिस अफेक्ट, आगे जाके पढ़ेंगे इसको ग्रेजुएशन टाइम पे। वैसे बता देता हूं, कोरियोलिस इफेक्ट ये होता है कि विंड जो होती है, मूव जो करती है, वो एक्चुअल में स्ट्रेट ना मूव करके कैसे मूव करती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है अपने पाथ से, ठीक है। तो इसी इफेक्ट को कहा जाता है कोरियोलिस इफेक्ट, क्योंकि इसके विंड के ऊपर क्या लगता है, कोरियोलिस फोर्स लगता है। तो ये सब चीज़ें हम बाद में स्टडी करते हैं, लेकिन जियोग्राफी के अंदर अर्थ है, अर्थ की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, तो ये सब चीज़ें फिजिक्स में भी स्टडी की जाती हैं। तो अदर ब्रांचेस के साथ भी फिजिक्स का कनेक्शन है, यानी कि इसका स्कोप जो है वो क्या है, वाइड है। अब हम देखते हैं कि फिजिक्स किन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है फिजिक्स के। सो प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, तो मेनली फिजिक्स जो है वो दो प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है। एक है यूनिफिकेशन, क्या है, यूनिफिकेशन, और एक है रिडक्शनिज्म, ठीक है। एक क्या है, यूनिफिकेशन, और सेकंड क्या है, रिडक्शनिज्म। देखिए यूनिफिकेशन, ठीक है, यूनि का मतलब होता है सिंगल, यानी कि एक कर दिया हमने, यूनिफाई कर दिया। क्या कर दिया, यूनिफाई कर दिया। यूनिफाई मतलब एकत्रित करके हमने क्या कर दिया, उसको इकट्ठा करके एक बना दिया। जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं आपको कैसे हम यूनिफाई करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया और मैग्नेटिज्म भी आ गया, और दोनों ही चार्जेस के बारे में डील कर रहे हैं, इसलिए हमने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग ना रख करके हमने दोनों क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। दोनों को हम स्टडी करते हैं यूनिफाई करके, यूनिटी करके। किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम जो है इसको स्टडी करते हैं चार्जेस से रिलेटेड सब प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यूनिफिकेशन की वैसे डेफिनेशन देखें तो देखिए क्या होता है कि डिफरेंट जो फिनोमिनाज होते हैं नेचर के अंदर, उनको गवर्न कौन करता है, डिफरेंट लॉज गवर्न करते हैं फिजिक्स के, है ना। क्या बोला मैंने, डिफरेंट जो फिनोमिनाज हैं, डिफरेंट फिनोमिनाज आर गवर्न्ड बाय कौन बताता है हमें, डिफरेंट लॉज ऑफ फिजिक्स, डिफरेंट लॉज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। और उसके बाद में इन डिफरेंट फिनोमिनास को समझने के लिए हम एक थ्योरी फॉर्म करते हैं, एक थ्योरी बनाते हैं हम, ठीक है। उसके अंदर ये सारे के सारे लॉज को हम स्टडी करते हैं, उन सारे फिनोमिनास को हम स्टडी करते हैं, यानी कि हमने क्या कर दिया, यूनिफिकेशन कर दिया। यूनिफाई करके हमने उस थ्योरी को बनाया और फिर उसके बाद हमने उसको स्टडी किया, ठीक है। रिडक्शनिज्म में क्या होगा, डिफरेंट फिनोमिनास आर गवर्न बाय डिफरेंट लॉज ऑफ फिजिक्स एंड वी मेक थ्योरी based on these phenomena, ठीक है, these phenomena। लेकिन ध्यान रखिए जो फिनोमिनाज हैं ये किसी एक सिंगल चीज से ही कनेक्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ रहे हैं तो चार्जेस से ही कनेक्ट है, ऐसा नहीं है कि थर्मोडायनेमिक्स को भी इसके अंदर हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स हीट के बारे में है तो उसको हमने अलग रखा है, उसको हमने इसके अंदर नहीं है, यूनिटी नहीं किया हमने इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपने स्टडी करना है। यूनिफिकेशन है इसका प्रिंसिपल है। रिडक्शनिज्म में क्या होता है, रिडक्शनिज्म का मतलब होता है रिड्यूस करना, यानी कि उसको कम करना, उसके इफेक्ट को कम करना। तो देखिए रिड्यूस मतलब ऐसा हो गया कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है, हमें वो समझ नहीं आ रही है, तो हम उसको सिंपल पार्ट्स में उसको ब्रेक करके उसके बाद हम सिंपल पार्ट्स को समझे, तभी हमें कॉम्प्लेक्स चीज़ समझ में आएगी। इसी को हम क्या, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शनिज्म, यानी कि प्रोसेस in which complex things are studied by breaking it into
its constituent simple things। ठीक है, यानी कि रिडक्शनिज्म मतलब हमने रिड्यूस कर दिया है। एक प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने के लिए हम उसको ब्रेक कर देते हैं कंस्टिट्यूएंट सिंपल थिंग्स में, और फिर उसके बाद हम सिंपल थिंग्स को स्टडी करते हैं, देन वी कम्स इनटू द कॉम्प्लेक्स थिंग्स। फॉर एग्जांपल, जैसे टेम्परेचर कॉन्सेप्ट को समझना है आपने, किसका कॉन्सेप्ट समझना है? टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को आपने समझना है, टेम्परेचर कॉन्सेप्ट को आपको जानना है। तो टेम्परेचर को समझने के लिए आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी समझना होगा। क्या समझना होगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब जिसको काइनेटिक एनर्जी नहीं पता तो फिर टेम्परेचर पर नहीं पहुंच सकता है वो। देखिए, काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए आपको एनर्जी समझना होगा, तो हमने ब्रेक किया है इन चीज़ों को। तो काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए आप एनर्जी को समझिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए आप काइनेटिक एनर्जी को समझिए, और टेम्परेचर को समझने के लिए आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी समझिए। यानी कि हमने क्या किया है, एक कॉम्प्लेक्स थिंग को जो है हमने ब्रेक कर दिया सिंपल थिंग्स में। हमने पहले सिंपल थिंग्स को जाना, उसके बाद में हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस। देखिए, फंडामेंटल का यहां मतलब ये हो गया कि वो फोर्सेस हैं जो किन्हीं दूसरे फोर्सेस पर निर्भर नहीं करती हैं, यानी कि दे आर नॉट डिराइव्ड, यानी कि ड्राइव नहीं करी है हमने दूसरे फोर्सेस से। ये फोर्सेस अपने आप में किसी दूसरे फोर्सेस पर निर्भर नहीं कर रही हैं, अपने आप में सिंगल हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल फोर्सेस देखिए, एक एग्जांपल देते हैं जैसे फंडामेंटल समझने के लिए। जैसे डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम है ना, स्पीड इनटू टाइम है, तो स्पीड कितना हो जाएगा? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, है ना, ये हो जाएगा यहाँ से। यानी कि स्पीड जो है ये डिस्टेंस और टाइम पर निर्भर कर रहा है ना, और डिस्टेंस और टाइम को जाने बिना आप स्पीड को नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड क्या है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, यानी कि आपने इसको डिराइव किया है कहाँ से? डिस्टेंस और टाइम से। लेकिन डिस्टेंस और टाइम जो है अपने आप में एक क्वांटिटी है जो फंडामेंटल है। सो लेंथ और टाइम जो है ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, जबकि स्पीड क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। उसी तरीके से मैं फोर्स भी कह रहा हूं आपको, फोर्स जो है ये वो फोर्सेस हैं जो डिराइव्ड नहीं है कहीं से, ये फंडामेंटल है अपने आप में। तो ये फोर्सेस जो नेचर में प्रेजेंट हैं, ये 4 प्रकार के प्रेजेंट हैं। ठीक है, 4 प्रकार के प्रेजेंट हैं, उन चारों को ही स्टडी करेंगे हम। देखिए, पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरे टाइप का जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इसको कई बार ऐसा भी कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, थर्ड है स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, और फोर्थ है वीक फोर्स। ठीक है, वीक फोर्स। ये दोनों जो हैं ये न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए न्यूक्लियर फोर्स का मतलब जो फोर्स है जो न्यूक्लियस में लग रहा है, और न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसका कंप्लीट नाम देंगे तो आप ऐसा भी कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, आइए अब स्टडी करते हैं एक एक करके। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी करते हैं। ये जो फोर्स है ये ग्रेविटी की वजह से लगता है, और ग्रेविटी किसकी वजह से लगता है? मास की वजह से। यानी कि ये फोर्स तभी लगेगा जब दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट कर रही होंगी और उन दोनों बॉडीज का मास होगा कुछ। यानी कि दोज फोर्सेस विच आर एक्टिंग और इंटरेक्ट बिटवीन द टू मासेस, ठीक है, बिटवीन टू मासेस, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। वो जो दो मासेस है ना वो m1 m2 है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? r है। यहाँ g एक कांस्टेंट मान लिया मैंने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था? प्रोपोर्शनलिटी था, प्रोपोर्शनल था यहाँ पर कोई क्वांटिटी। तो g यहाँ पर क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कहीं पर भी चले जाना यूनिवर्स में फिक्स होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसलिए कई बार इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कह देते हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स में कहीं चले जाओ जी की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, क्या होती है इसको हम आगे जाके ग्रेविटेशन चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। ये दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स था। इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है। किसके बीच में लगने वाला है? दो चार्जेस। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस फोर्स को लिखें
देन दिस फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ पर Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के बीच में दूरी R है और K यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है ये सब हम स्टडी करेंगे जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे क्लास 12th में। इसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर तो बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है ना। ठीक है, तो देखिए प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स कहलाएगा। फिर आता है वीक फोर्स। वीक फोर्स एसोसिएटेड है रेडियो एक्टिविटी के साथ, और रेडियो एक्टिविटी आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटम्स टाइम के साथ में क्या होते चले जाते हैं? कम होते चले जाते हैं। कम होने की वजह से वो अपने चारों तरफ रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रेडिएशंस आती हैं, लाइट आती है उधर की तरफ से। ठीक है, तो ऐसा देखिए एक रेडियो एक्टिव डीके हम समझते हैं। डीके मतलब जिसमें एटम जो है वो लूज हो रहा हो। तो देखिए जैसे न्यूट्रॉन है, ठीक है, वो जा रहा है प्रोटॉन में, इसी तरीके से प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन के अंदर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों जो रिएक्शंस होती है ना, यहाँ प्लस में कुछ और भी एलिमेंट्स निकलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बीटा डीके। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में इसको हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ में और एलिमेंट्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो जो है वो क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। वीक फोर्स जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगता है। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, तो मेन यहां पर देखिए दो डिफरेंस आपको बताता हूं। सबसे पहला डिफरेंस ये है, स्ट्रेंथ की बात करते हैं। कौन सा फोर्स जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के लगभग 10⁻36 टाइम्स होता है। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स को लिखते हैं Fe से, तो ये होगा 10⁻36 टाइम्स ऑफ और मल्टीपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो 10⁻36 टाइम्स लेसर लगता है इलेक्ट्रिक फोर्सेस से। ठीक है, सबसे पहली डिफरेंस आया वो किसका आया? स्ट्रेंथ का आया है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, यानी कि दो बॉडीज को हमेशा क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ये रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि देखिए चार्जेस जो होते हैं उसके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव ये अट्रैक्ट करते हैं, जबकि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव ये रिपेल करते हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स वाला, ये क्या हो सकता है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है या फिर रिपल्शन भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि चार्ज जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जबकि मास पॉजिटिव होता है, हमेशा मास क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं वो हमेशा क्या होते हैं? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं हमेशा। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं हमेशा। इलेक्ट्रिक फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो 10⁻36 टाइम्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के। पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन किसके अंदर लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बीच में, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में। ग्रेविटेशनल फोर्सेस में दोनों मासेस के बीच में हमेशा क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स है ये वाला। ठीक है, आइए अब देखते हैं सिमिलरिटीज क्या है। सिमिलरिटीज, तो पहली सिमिलरिटी देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो भी 1/r² के क्या थी? प्रोपोर्शनल थी। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी क्या थी?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। और जो फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं दे फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस और ग्रेविटेशन फोर्सेस दोनों जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सिमिलरिटी है। सेकंड सिमिलरिटी, दोनों ही फोर्सेस की जो रेंज है वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, यानी कि लॉन्ग रेंज फोर्स है। बोथ फोर्सेस आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, यानी कि इनकी रेंज कितनी है, इन्फिनिटी है। रेंज इन्फिनिटी का कहने का मतलब यह है कि एक चार्ज यहां रखा है, दूसरा चार्ज इन्फिनिटी पे है, तो भी उसको किसी न किसी जो है फोर्स से दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे। मानता हूं स्ट्रेंथ जो है उनके बीच में कम लग रही होगी, लेकिन रेंज जो है वो इन्फिनिटी है। तीसरा है सिमिलरिटी कि इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस दोनों क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। दोनों क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब ये हो गया, कंजर्वेटिव का मतलब ये हो गया कि उन दोनों केसेस में वर्क डन जो होता है, जैसे एक मास को हम मूव करें, ठीक है, और एक चार्ज को मूव करें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसके लिए जो वर्क डन की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, ठीक है। ऐसे केस में वो फोर्सेस जो होते हैं उनके ऊपर जो लग रहा है फोर्स, वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स की क्या खासियत होती है कि वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू 0 टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर, ठीक है। ये क्या है, सिमिलरिटीज है। अब स्ट्रॉन्ग फोर्स को ले लीजिए। स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स की शॉर्ट रेंज होती है। क्या होती है, शॉर्ट रेंज होती है। शॉर्ट रेंज क्यों, क्योंकि देखिए ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, है ना। तो यहां पर फोर्स लग रहा है और न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। जैसे ही आप 10⁻⁻15 से बाहर जाओगे मीटर से, ठीक है, तो यानी कि न्यूक्लियस से बाहर चले गया, वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि शॉर्ट रेंज होगा। सिर्फ और सिर्फ इनसाइड द न्यूक्लियस होगा, 10⁻⁻15 से लेस होना चाहिए डिस्टेंस, तभी क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग जो है न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस मैंने बताया एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगता है, ठीक है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम ग्रेजुएशन टाइम पे स्टडी करेंगे। वैसे जान लीजिए कि प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स हैं, ये सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स से ही मिल करके बने हैं, जिनको हम कहते हैं क्वार्क्स। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में कि स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है, ठीक है। तो मैं स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख देता हूं। स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग फोर्स की, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके बाद में वीक फोर्स, और उसके बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्स की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा और सबसे लास्ट में किसकी है, ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ सबसे कम है। तो ये सब था फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में। आगे हम मेजरमेंट्स स्टडी करेंगे, किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेज़र किया जाता है, कैसे उसको एक्सप्रेस किया जाता है, क्या उसके डायमेंशंस होने चाहिए, ये सब चीज़ें हम आगे स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।